वेलकम बैक टू आवर चैनल डियर्स गाइस, होप करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सी लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। रुद्र आर्या का नोक झोंक। आर्या अपने कमरे में थी, खिड़की के पास खड़ी बाहर फैले अंधेरे को देख रही थी जब अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। बबीता आंटी अंदर आई और धीरे से बोली, आर्या बेटा, रुद्र सर कॉफी मंगवा रहे हैं, जरा जाकर दे आना। आर्या ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन अंदर कहीं एक हल्की बेचैनी जरूर उठी। वो किचन में गई, कॉफी बनाई, मग ट्रे में रखा और सीधे रुद्र के कमरे की ओर चल दी। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। आर्या ने अंदर झांका। रुद्र सोफे पर बैठा था, सिर पीछे टिकाए, आंखें बंद, जैसे कई दिनों की थकान एक साथ उसके चेहरे पर उतर आई हो। आर्या ने धीमी आवाज में कहा, सर आपकी कॉफी। रुद्र ने आंखें नहीं खोली, बस हल्का सा सिर हिलाया। आर्या ने मग टेबल पर रखा और बिना रुके वापस मुड़ गई। तभी पीछे से आवाज आई, आर्या। वो वहीं ठिठक गई, पीठ सीधी, हाथ साइड में। जी सर। रुद्र ने आंखें अब भी बंद रखीं। मेरे सिर में बहुत दर्द है, थोड़ा मसाज कर दो। एक पल के लिए आर्या की उंगलियां मुट्ठी में भींच गईं। उसके अंदर गुस्से की लहर उठी। ये समझते क्या हैं खुद को। लेकिन चेहरा शांत रहा, आवाज भी, ठीक है सर। वो आगे बढ़ी, फिर अचानक रुक गई। उसे याद आया, रुद्र को बालों में तेल बिल्कुल पसंद नहीं था। वो कमरे में नजर घुमाने लगी। ड्रेसिंग टेबल पर तेल का एक छोटा सा डब्बा रखा था। आर्या ने उसे उठा लिया। अब देखती हूँ, उसने मन ही मन सोचा। अब गुस्सा करते हो या नहीं। वो रुद्र के पीछे खड़ी हुई और धीरे धीरे उसकी सिर पर उंगलियां चलाने लगी। तेल की हल्की खुशबू फैल गई। आर्या का पूरा ध्यान रुद्र के रिएक्शन पर था। वो इंतजार कर रही थी कि अब वो चिल्लाएगा, अब उठेगा, अब कहेगा तेल क्यों लगाया। लेकिन कुछ नहीं हुआ। रुद्र की भौहें जो पहले तनी हुई थीं, अब धीरे धीरे ढीली पड़ने लगीं। उसकी सांसें गहरी हो गईं। वहीं रुद्र के मन में एक अजीब सा सुकून उतर रहा था। एक हफ्ते से लगातार काम, मीटिंग्स, मीडिया, दबाव, और अब आर्या की उंगलियां जैसे सारी थकान खींचकर बाहर निकाल रही हों। तेल, उसे खुद हैरानी हुई, आज बुरा नहीं लग रहा। उसे ऐसा लग रहा ये समय यही थम जाए और आर्या ऐसे ही मसाज करते रहे। हफ्ते की थकान और टेंशन की वजह से कुछ ही मिनटों में उसकी गर्दन ढीली पड़ गई। सिर एक तरफ झुक गया। रुद्र सो चुका था। आर्या ने हाथ रोक लिए। थोड़ी देर उसे यूं ही देखती रही। सोते हुए रुद्र बिल्कुल अलग लग रहा था। चेहरे पर कोई सख्ती नहीं, कोई घमंड नहीं, बस एक थका हुआ, हैंडसम और हैरान कर देने वाला मासूम चेहरा। आर्या के चेहरे पर नाराजगी फिर उभर आई। वाह, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा। सो गए जनाब। वो एक कदम पीछे हटी, फिर आखिरी बार उसे देखा। मानना पड़ेगा, उसके होंठों से बुदबुदाहट निकली। तुम हो तो बहुत हैंडसम। फिर उसकी आंखें कठोर हो गईं। पर काश तुम्हारा दिल भी इतना ही साफ होता। आर्या ने तेल का डब्बा वापस रखा, धीमे कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। आर्या रुद्र के कमरे से बाहर निकली तो उसके कदम तेज थे। दिल के भीतर गुस्से की आग धधक रही थी। ना जाने किस बात का गुस्सा ज्यादा था, रुद्र की बेपरवाही का या उस सुकून का जो अनजाने में उसकी उंगलियों ने उसे दे दिया था। वो खुद से नाराज थी। ये सब क्या था, क्यों असर कर रहा है मुझ पर। इन्हीं उलझे ख्यालों के साथ वो कॉरिडोर से गुजर रही थी कि अचानक नायरा के कमरे से आती आवाज उसके कानों में पड़ी। आर्या के कदम अपने आप रुक गए। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। नायरा आईने के सामने खड़ी थी। चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी और खुद से बड़बड़ा रही थी। ये एक हफ्ता इतना टेंशन भरा था कि मैंने अपनी स्किन पर ध्यान ही नहीं दिया। कल कॉलेज जाना है, ऐसे तो बिल्कुल नहीं जा सकती। वो ड्रेसिंग टेबल से एक कटोरी उठाती है जिसमें हल्का सा पीला लेप था। अभी ये लगा लेती हूँ, नायरा ने आईने में खुद को देखते हुए कहा। सुबह तक मेरा चेहरा फिर से खिल जाएगा। इतना बोलकर वो कटोरी वहीं रख बाथरूम की तरफ चली गई। बाथरूम का दरवाजा बंद होते ही कॉरिडोर में सन्नाटा छा गया।
और उसी सन्नाटे में आर्या की आंखों में एक ठंडी चमक उतर आई। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं। बहुत हल्के कदमों से वो नायरा के कमरे में दाखिल हुई। कमरा अब भी उसी घमंड की गंध से भरा था। महंगे परफ्यूम, ब्रांडेड क्रीम्स और आईने के सामने खुद पर इतराती एक जिंदगी। आर्या सीधे ड्रेसिंग टेबल तक गई। कटोरी वहीं रखी थी। वो झुकी, उसे उठाया और बिना किसी हड़बड़ी के अपनी उंगलियों से उसमें कुछ मिला दिया। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे ये कोई गलत काम नहीं, बल्कि बहुत सोच समझ कर लिया गया फैसला हो। ना कोई डर, ना कोई हिचक। काम खत्म कर उसने कटोरी वापस उसी जगह रख दी। फिर बिना पलटे कमरे से बाहर निकल आई। कुछ ही सेकंड में वो अपने कमरे में थी। दरवाज़ा बंद किया, पीठ टिकाकर खड़ी रही। उसके होठों पर एक हल्की, ठंडी मुस्कान फैल गई। वो बेड पर लेट गई, छत को देखते हुए बुदबुदाए, अब अच्छा लग रहा है। जब तक कोई खुरापात न करो नींद नहीं आती। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी खूबसूरती पर। उसकी आवाज़ खामोशी में गूंज गई। कल देखते हैं। इतना बोल वो सो गई। अगली सुबह सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। आर्या हमेशा की तरह चुपचाप खाना परोस रही थी कि अचानक ऊपर से नायरा की तेज चीख सुनाई दी। माँ! सब चौंक गए। आशा जी सबसे पहले उठी, उनके पीछे अर्जुन जी, अभय और सात्विक भी दौड़ पड़े। सब नायरा के कमरे में पहुंचे तो नज़ारा देखकर सन्न रह गए। नायरा जमीन पर बैठी थी, दोनों हाथों से अपना चेहरा पकड़े हुए रो रही थी। उसकी सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थीं। मेरा चेहरा, बहुत दर्द हो रहा है। आशा जी घबराकर आगे बढ़ीं और उसके हाथ हटाए। अगले ही पल सबके चेहरे का रंग उड़ गया। नायरा के चेहरे पर बड़े बड़े लाल फोड़े उभर आए थे। कुछ सूजे हुए थे, कुछ में जलन साफ दिख रही थी। ये क्या हो गया? अभय के मुंह से निकल गया। नायरा दर्द से कराह रही थी। आशा जी ने उसे गले लगा लिया। अर्जुन जी तुरंत डॉक्टर को कॉल करने लगे। सब नायरा को संभालने में लगे थे। वहीं कमरे के बाहर से आर्या शांति से खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस आंखों में ठंडक थी। मन ही मन उसने कहा, तुम हमेशा आर्या को उसकी सूरत के लिए ताने देती थीं। आज वही दर्द तुम महसूस करोगी। अब चाहे जो इलाज करा लो, 1 महीने तक आईना तुम्हारा सबसे बड़ा डर रहेगा। डॉक्टर थोड़ी देर में आ गए। नायरा को बेड पर लिटाया गया। उसका चेहरा देखकर डॉक्टर की भौहें सिकुड़ गईं। ये एलर्जिक रिएक्शन है, डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा। किसी केमिकल या गलत लेप की वजह से जलन और दर्द रहेगा। दवाइयाँ दूंगा, लेकिन निशान ठीक होने में कम से कम 1 महीना लगेगा। 1 महीना? नायरा की आवाज कांप गई। मेरा कॉलेज, मेरी पार्टी, मेरा चेहरा। वो फिर से रोने लगी। आशा जी उसे चुप कराने लगी। सब ठीक हो जाएगा बेटा, हम बेस्ट डॉक्टर दिखाएंगे। अर्जुन जी का चेहरा सख्त हो गया। ये लेप किसने दिया था? या तुमने खुद कुछ लगाया था? नायरा रोते हुए बोली, मैंने वही लगाया जो रोज लगाती हूँ, वही। कमरे में खामोशी छा गई। किसी के पास जवाब नहीं था। आर्या चुपचाप खड़ी थी, नजरें झुकी हुई, जैसे इस पूरे हंगामे से उसका कोई लेना देना ही न हो। आशा जी ने थकी आवाज में कहा, आज घर में कोई शोर नहीं होगा। नायरा को आराम चाहिए। सब धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गए। आर्या भी मुड़ी। चलते चलते उसके होठों पर बहुत हल्की, लगभग अदृश्य सी मुस्कान आ गई। ये तो छोटी सी रिटर्न गिफ्ट था, उसने मन ही मन कहा। नायरा के कमरे से बाहर निकलते ही चारों हॉल में आ गए। घर, जो हमेशा शोर और रौब से भरा रहता था, आज अजीब सी खामोशी ओढ़े हुए था। आशा जी नायरा के पास ही रुक गईं। रुद्र ने घड़ी की तरफ देखा और बिना किसी भाव के बोला, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। अर्जुन जी ने थके हुए स्वर में जवाब दिया, ठीक है बेटा, वैसे भी आज संडे है, मैं भी अपने कमरे में ही आराम करूँगा। अभय और सात्विक दोनों ने एक दूसरे को देखा। अभय ने धीमी आवाज में कहा, आज का दिन ही खराब है। सात्विक ने सिर हिला दिया, हाँ, घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा। चारों अलग अलग दिशाओं में चले गए। हॉल फिर से सूना हो गया।
बस दीवारों पर टंगी तस्वीरें खामोशी से सब कुछ देख रही थीं। थोड़ी देर बाद आर्या चुपचाप रुद्र के कमरे में दाखिल हुई। हमेशा की तरह सिर झुका हुआ, आवाज धीमी। जी सर, आपने बुलाया। रुद्र सोफे पर आधा लेटा हुआ था, एक हाथ में फोन, दूसरा आराम से सोफे की बांह पर। उसने ऊपर से नीचे आर्या को देखा, फिर ऐसे बोला जैसे कोई बहुत मामूली बात कह रहा हो। हाँ, मेरा क्लोजेट ठीक कर दो, और जो कपड़े धोने के हैं उन्हें अपने हाथ से धोना। आर्या की आंखें एक पल के लिए फैल गईं। दिल के अंदर जैसे कुछ टूट सा गया। अपने हाथ से, ये खुद वॉशिंग मशीन से भी डरता है और मुझे। उसका गुस्सा आंखों तक आ गया, पर अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। ना आवाज ऊंची हुई, ना चेहरे पर कोई शिकन। जी सर, कहकर वो क्लोजेट की तरफ मुड़ गई। पीछे से रुद्र उसे तिरछी मुस्कान के साथ देख रहा था। उसे खुद नहीं पता था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। क्यों बार बार आर्या को अपने सामने रखना चाहता है। क्यों उसकी मौजूदगी उसे अजीब सा सुकून और अजीब सी बेचैनी दोनों दे रही थी। क्लोजेट के अंदर आर्या कपड़े सहेजते हुए मन ही मन बड़बड़ाने लगी, हे भगवान, ये आदमी इंसान कम, तानाशाह ज्यादा है। कभी ये समझेगा कि सामने खड़ी लड़की नौकरानी है या। छोड़ आर्या, अभी नहीं। वो कपड़े अलग करती रही, फोल्ड करती रही, और हर शर्ट के साथ मन में एक एक गाली जोड़ती रही। थोड़ी देर बाद उसने रुद्र की 3-4 शर्ट अलग निकाली, उन्हें हाथ से धोया, निचोड़ा और जानबूझकर शर्ट रुद्र के सामने झटकी। रुद्र के चेहरे पर पानी के छिटे पड़ गए। रुद्र ने अपनी आंखें बंद कर ली पर कुछ बोला नहीं, और आर्या शर्ट सूखने के लिए डाल दिया। तभी पीछे से आवाज आई, हो गया। आर्या ने बिना पलटे कहा, जी, तो जाओ, मेरे लिए लंच ले आओ। बस यही सुनना था। आर्या ने जमीन पर पैर पटका, ठक, और बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकल गई। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, रुद्र जोर जोर से हंसने लगा। कमाल है ये लड़की, वो खुद से बोला। गुस्सा भी आता है, और दिखाती भी नहीं। कुछ देर बाद आर्या ट्रे लेकर वापस आई। खाने की खुशबू कमरे में फैल गई। उसने ट्रे टेबल पर रखी और बोली, सर, आपका खाना। रुद्र ने प्लेट की तरफ देखा, फिर धीरे धीरे नजर उठाकर आर्या की तरफ। इसमें कुछ मिलाया तो नहीं। आर्या चौंक गई, उसकी आंखों में हैरानी साफ थी। ये आप क्या बोल रहे हैं, सर? वो एकदम मासूम आवाज में बोली, मैं क्यों कुछ मिलाऊंगी? रुद्र ने कुर्सी से थोड़ा आगे झुकते हुए कहा, मुझे भरोसा नहीं। आर्या, तो मैं क्या करूं? रुद्र ने बड़ी गंभीर शक्ल बनाकर कहा, साबित करो। आर्या की भौहें सिकुड़ गईं। कैसे? रुद्र ने प्लेट की तरफ इशारा किया, पहले एक निवाला खाकर दिखाओ। एक पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्या उसे घूरने लगी। वाह, मतलब अब टेस्टिंग भी मैं करूं? उसने गहरी सांस ली, प्लेट से एक निवाला उठाया, और रुद्र की आंखों में देखते हुए खा लिया। अब, उसने दांत पीसते हुए पूछा। रुद्र ने सिर झुकाकर नाटकीय गंभीरता से कहा, अभी जिंदा हो। आर्या का सब्र जवाब दे गया, सर, अगर कुछ मिलाया होता, तो मैं सबसे पहले खुद ही मर जाती। वो बहुत शांति से बोली, आपको क्यों मारूंगी? रुद्र हंस पड़ा, कभी कभी लगता है तुम बहुत समझदार हो, और कभी कभी बहुत खतरनाक। आर्या ने ट्रे उठाई, पीठ सीधी की, अगर और कोई काम नहीं है, तो मैं जाऊं। रुद्र ने उसे जाते हुए देखा। दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। जाओ, उसने कहा। आर्या दरवाजे तक पहुंची, लेकिन बाहर निकलने से पहले मन ही मन बोली, हंसो, जितना हंसना है। रुद्र राठौड़। हे गाइज, एक छोटी सी अपडेट, इस स्टोरी के पार्ट 25 जोड़ पार्ट्स टेलीग्राम स्टोरी चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, और आगे के पार्ट्स भी वहीं कंटिन्यू होते रहते हैं। सिर्फ यही नहीं, वहां आपको मेरे 6 से ज़्यादा चैनल्स की स्टोरीज भी मिलेंगी, जिनके आगे के पार्ट्स भी वहीं अपलोड किए जाते हैं। साथ ही कई और इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग स्टोरीज भी अवेलेबल हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, ज्वाइन करके चेक कर लेना। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ज्वाइन करने के बाद पिंड मैसेज ज़रूर देख लेना, वहीं से सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो गाइस, अगर आप स्टोरीज को स्मूथली कंटिन्यू करना चाहते हैं,
तो एक बार जरूर ज्वाइन करें। अब चलते हैं वापस कहानी की तरफ। आर्या रुद्र सिंह राठौर। आर्या कमरे से बाहर निकल गई। उसके कदम तेज थे और चेहरे पर वही शांत सी बेपरवाही, जैसे अंदर कुछ हुआ ही न हो। दरवाजा बंद होते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। रुद्र कुछ पल तक उसी तरफ देखता रहा जिधर से आर्या गई थी। फिर उसने प्लेट अपनी तरफ खींची और आर्या का झूठा खाना खाने लगा। हर निवाले के साथ उसके दिमाग में आर्या का वही मासूम सा चेहरा घूम रहा था। वो हैरानी, वो दबा हुआ गुस्सा, वो आंखों में छुपी चिंगारी। अजीब लड़की है, वो खुद से बुदबुदाया। झूठा खाना खाकर भी एक शब्द नहीं बोला। उसने अगला निवाला लिया, पर स्वाद पर ध्यान ही नहीं था। असल में वो खाना नहीं खा रहा था, वो आर्या की मौजूदगी को महसूस कर रहा था। और उसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि ये आदत धीरे धीरे किस तरफ जा रही है। अगले दिन रुद्र अपने केबिन में बैठा फाइलों में डूबा हुआ था। चेहरे पर वही सख्ती, वही गंभीरता, लेकिन दिमाग कहीं और उलझा हुआ। दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। कम इन। रुद्र का असिस्टेंट कुणाल अंदर आया। हाथ में एक मोटी फाइल थी। चेहरा थोड़ा झिझका हुआ। सर, ये रही मिस आर्या की इन्फॉर्मेशन। रुद्र ने कलम रोक दी। धीरे से नजर उठाए और कुणाल को घूर कर देखा। उस घूरने में सवाल भी था और चेतावनी भी। कुणाल तुरंत संभल गया। मेरा मतलब है सर, मिसेज आर्या, नहीं मैम आर्या मैम। रुद्र ने कुछ नहीं कहा, बस हाथ बढ़ाया। बोलो। कुणाल ने फाइल खोली। उसकी आवाज धीरे धीरे गंभीर होती चली गई। सर, आज से लगभग 8 साल पहले मैम एक नदी के किनारे बेहोशी की हालत में मिली थीं। उस वक्त उनकी उम्र 14 या 15 साल के आसपास आंकी गई थी। रुद्र की भौहें तन गईं। उनके पास कोई पहचान नहीं थी, ना नाम, ना पता, ना कोई जो उन्हें पहचान सके। कुणाल ने एक पल रुककर आगे बढ़ा। 2 दिन बाद जब उन्हें होश आया तो पता चला कि वो अपनी पूरी याददाश्त खो चुकी थीं। उन्हें अपना नाम तक याद नहीं था। रुद्र की उंगलियां कुर्सी की बांह पर कस गईं। इसी वजह से उन्हें एक अनाथ आश्रम भेज दिया गया। कुणाल की आवाज भारी हो गई। शुरू में मैम वहां भी बहुत शांत रहती थीं। कम बोलना, किसी से नजर ना मिलाना, जैसे हर वक्त डर में जी रही हूं। उसने गहरी सांस ली। लेकिन सर, आश्रम में एक केयरटेकर की नीयत मैम पर ठीक नहीं थी। रुद्र की आंखों लाल हो गई। एक दिन मौका देखकर उसने मैम के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। कुणाल ने थूक निगल कर कहा, लेकिन मैम ने किसी तरह खुद को बचाया। वो डर के मारे उसी रात आश्रम से भाग गईं। रुद्र अब कुर्सी से थोड़ा आगे झुक चुका था। उन्हें बाहर की दुनिया का कोई अंदाजा नहीं था। कहाँ जाना है, किस पर भरोसा करना है, कुछ नहीं। कुणाल ने फाइल के पन्ने पलटे। कई दिनों तक वो सड़क पर रहीं। खाने को कुछ नहीं, रहने को कोई जगह नहीं। उसने धीरे से जोड़ा, लेकिन सर, उनकी खूबसूरती उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। रुद्र की जबड़े की मांसपेशियां कस गईं। लोग गलत नजर से देखने लगे। हर तरफ भेड़िए ही भेड़िए। कुणाल की आवाज और धीमी हो गई। खुद को बचाने के लिए मैम ने अपने पूरे शरीर पर काला रंग लगाना शुरू कर दिया, ताकि कोई उन्हें औरत की तरह देखे ही नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ दिनों बाद कुणाल बोला, कमजोरी और भूख की वजह से वो सड़क पर ही बेहोश हो गईं। उसने आखिरी पन्ना पढ़ा। उसी वक्त बबीता आंटी वहां से गुजर रही थीं। उन्हें मैम पर तरस आया। वो उन्हें अस्पताल ले गईं और मैम की हालत देख वो उन्हें अपने साथ घर ले गई। रुद्र की आंखें अनजाने में बंद हो गईं। बबीता आंटी ने मैम को अपनी बेटी की तरह रखा। 2 साल तक पूरा ध्यान रखा। कुणाल ने फाइल बंद की। और फिर सर, 2 साल बाद मैम आपके घर खाना बनाने का काम करने लगीं। कमरा बिल्कुल खामोश था। रुद्र कुछ सेकंड तक कुछ नहीं बोला। फिर बहुत धीमी आवाज में पूछा, और 15 साल पहले वो कौन है, उसके माँ पापा कौन है, कहाँ से आए हैं, कुछ पता नहीं चला। उद्धरण चिन्ह। कुणाल ने सिर हिलाया। जी सर, इससे आगे आप सब जानते ही हैं और पहले का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इतना बोल फाइल वहां रख कुणाल बाहर चला गया।
रुद्र अकेला रह गया, एक फाइल के साथ और एक ऐसी सच्चाई के साथ जिसने उसकी छाती में अजीब सा बोझ भर दिया था। उसके दिमाग में आर्या का चेहरा घूम गया, वही शांत आंखें, वही झुका हुआ सिर, वही बिना शिकायत सहने की आदत। इतना सब, और एक शब्द भी नहीं, वो खुद से बुदबुदाया। रुद्र ने फाइल को फिर से उठाया। उसके हाथ अब उतने स्थिर नहीं थे जितने वह दिखाना चाहता था। उसने पहला पन्ना खोला, और वहीं उसकी सांस अटक गई। तस्वीर में एक 15 साल की लड़की थी। सादा कपड़े, खुले बाल, और आंखों में ऐसी मासूम चमक जो सीधे दिल में उतर जाए। वो बेहद खूबसूरत थी, ना कोई बनावट, ना कोई डर, बस एक खुला हुआ, निश्चल चेहरा। ये तस्वीर तब की जब आर्या अनाथ आश्रम में थी। रुद्र की नज़रें तस्वीर पर जमी रह गईं। ये आर्या है। उसके होंठों से अपने आप निकल गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को वो रोज देखता है, झुकी नज़रों वाली, खुद को छुपाने वाली, काले रंग की परतों के पीछे जीने वाली, वो यही लड़की हो सकती है। अचानक उसके ज़हन में वो बारिश वाली रात कौंध गई। छत पर तेज बारिश में आर्या झूम रही थी, नाच रही थी और पानी के साथ काला रंग बह रहा था और उसकी गोरी चमकती त्वचा चांदनी की तरह उभर रही थी। भले ही आर्या का चेहरा नहीं दिखा था, उस वक्त भी उसका दिल अजीब सा थम गया था। आज उसे वजह समझ आ रही थी। रुद्र ने कुर्सी से उठकर खिड़की की तरफ देखा। ऐसी कि ठंडी हवा भी उसके सीने की जलन को ठंडा नहीं कर पा रही थी। उसने धीमी, भारी आवाज में कहा, तुम्हारे दिल में डर इतनी गहराई से बस गया है कि पिछले 8 साल से तुम अपना असली रूप दुनिया से छुपा रही हो। उसकी आवाज में पछतावा साफ था। नायरा, माँ, दोनों तुम्हें तुम्हारे रंग, तुम्हारे रूप के लिए कितना सुनाती हैं। उसकी मुट्ठियां कस गईं। फिर भी तुमने कभी जवाब नहीं दिया, कभी शिकायत नहीं की। उसने आंखें बंद कर लीं। और मैं, उसकी आवाज भर्रा गई, मैंने भी तुम्हें दर्द देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक लंबी सांस, तुमसे बिना पूछे तुमसे शादी कर ली, और फिर तुम्हें अपनाने की जगह तुम्हें ठुकरा दिया। जिस घर की तुम मालकिन होनी चाहिए उसी घर की नौकर बन रही हो। तुम्हारे रूप रंग के लिए कितना कुछ तुम्हें मैंने बोला। उसने खुद से नजरें चुरा लीं। एक बार भी नहीं सोचा कि तुम पर क्या बीत रही होगी। कमरे में खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में उसका गुनाह चीख रहा था। कुछ पल बाद आवाज अब पहले से अलग थी, मजबूत, फैसले से भरी। पर अब नहीं, उसने दृढ़ता से कहा, अब मैं सब ठीक करूंगा। तुम्हें तुम्हारा हक दूंगा, सम्मान, अपनापन और वो खुशी जो तुमसे छीनी गई। उसकी आंखों में एक वादा था, अब तुम सिर्फ आर्या नहीं हो, तुम आर्या रुद्र सिंह राठौर हो। उसने नाम लिया पूरे अधिकार के साथ। रात का वक्त था। डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार बैठा था। हल्की रोशनी में प्लेटों की खनक और चम्मचों की आवाज गूंज रही थी। सात्विक ने खाना खाते खाते नजर उठाए और बोला, भाई, मुझे और अभय भाई को प्रोडक्ट लॉन्च के लिए 1 हफ्ते के लिए बेंगलोर जाना होगा। टेबल पर हल्का सा सन्नाटा छा गया। अर्जुन जी ने चश्मा उतारते हुए शांत लेकिन गर्व भरी आवाज में कहा, मैं भी तुम दोनों के साथ चलूंगा। मेरे छोटे बेटे का ये पहला प्रोजेक्ट है, मैं कोई कमी नहीं चाहता। सात्विक के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसने सम्मान से सिर झुकाया। थैंक यू पापा। रुद्र ने भी हमें सिर हिलाया। सामने बैठी नायरा पूरी बातचीत में चुप थी। उसकी नज़रें प्लेट में जमी हुई थीं। पहली बार ऐसा था कि उसने आर्या को उसके रूप के लिए कोई ताना नहीं मारा। हर निवाला उसके गले से मुश्किल से उतर रहा था। बार बार उसका हाथ अपने चेहरे की तरफ चला जाता, जहां आज भी लाल, दर्द भरे फोड़े उसकी हकीकत का आईना थे। आईने में दिखता अपना चेहरा उसे अंदर तक तोड़ रहा था। आंखें भर आई, लेकिन उसने आंसू प्लेट में ही गिरने दिए। आज उसे वही दर्द महसूस हो रहा था जो वो बरसों तक आर्या को महसूस कराती रही थी। खाना खत्म होने के बाद नायरा हाथ धोने के लिए किचन की तरफ चली गई। नल के पास खड़ी ही हुई थी कि पीछे से 2 मेड की धीमी बातचीत उसके कानों में पड़ गई। देखा तुमने नायरा मैम का चेहरा कितना भद्दा हो गया है। एक मेड ने अफसोस और हैरानी मिली आवाज में कहा, मुझसे तो देखा ही नहीं जाता। शायद इसे ही कर्मों का फल कहते हैं।
अपनी खूबसूरती का उन्हें कितना घमंड था। पिछले 6 साल में ऐसा एक भी दिन नहीं होगा जब नायरा मैम ने आर्या को उसके रूप के लिए ताना न दिया हो। ये शब्द नायरा के दिल में किसी तेज छुरे की तरह उतर गए। उसकी उंगलियां कांपने लगी, नल से बहता पानी धुंधला दिखने लगा। आंखों से आंसू अपने आप बह निकले। आज पहली बार दूसरों की जुबान से सुनी गई सच्चाई उसके घमंड की सजा बनकर सामने खड़ी थी। बिना पीछे देखे वो वहां से मुड़ गई और रोती हुई अपने कमरे में चली गई, जहां अब उसे खुद से भी नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं थी। चूड़ी की दुकान, रुद्र का रूम। रुद्र अपने कमरे में अकेला बैठा था। फाइलें खुली थी, लैपटॉप ऑन था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही अटका हुआ था। घड़ी की सुइयां रात के 11 बजने का इशारा कर रही थी, फिर भी उसके सिर में वही हल्का सा बोझ था जो पिछले 1 हफ्ते से रोज इसी वक्त महसूस होता था। उसने इंटरकॉम उठाया। आवाज में अनजाने ही आदेश से ज्यादा इंतजार था। आर्या को भेजो। कुछ ही देर में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। आर्या अंदर आई। चेहरा शांत था, लेकिन मन में उथल पुथल चल रही थी। आर्या मन में, हर रात यही होता है। मुझे अपने कमरे में बुला लेता है और अपनी सेवा करवाता है, जैसे मैं कोई मशीन हूँ, सिर्फ इसलिए कि उसे चैन की नींद आ जाए। वो बिना कुछ कहे कमरे के बीच आकर खड़ी हो गई। आर्या, जी सर, आपने बुलाया। रुद्र ने फाइल बंद की, सोफे पर से उठ बेड पर लेट गया। आंखें आधी बंद थीं। रुद्र, सिर भारी लग रहा है। बस इतना ही कहा, ना कोई आदेश, ना कोई सफाई। आर्या के होंठ हल्के से भींच गए। उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। चुपचाप ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ी, तेल का डिब्बा उठाया और रुद्र के पीछे खड़ी हो गई। जैसे ही उसकी उंगलियां रुद्र के बालों में उतरीं, रुद्र की सांसें अपने आप धीमी होने लगीं। रुद्र मन में, पिछले 1 हफ्ते से, जब तक ये हाथ सिर पर नहीं चलते, दिमाग रुकता ही नहीं, नींद आती ही नहीं। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक और आर्या की चुड़ी की आवाज थी। आर्या के हाथ चलते रहे, लेकिन उसके अंदर का शोर और तेज हो रहा था। आर्या मन में, कितनी अजीब बात है, जिस इंसान ने मुझे जिंदगी भर नजरअंदाज किया, आज उसी की नींद मेरे हाथों की मोहताज हो गई है। कुछ मिनटों बाद रुद्र की आंखें पूरी तरह बंद हो गईं। उसका सिर थोड़ा एक तरफ झुक गया। आर्या ने हाथ रोक दिए। थोड़ा झुककर देखा, वो सो चुका था। उसके चेहरे पर वो सख्ती नहीं थी जो दिन भर रहती थी। नींद में वो शांत, लगभग मासूम लग रहा था। आर्या धीरे से खुद से, तुम्हें पता भी है, तुम्हारी ये आदत किसे कितना उलझा रही है। वो चुपचाप पीछे हटी, तेल का डिब्बा वापस रखा और बिना आवाज किए कमरे से बाहर निकल गई। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत गया। हर रात वही बुलावा, वही चुपचाप मसाज, वही रुद्र की अधूरी नींद जो सिर्फ आर्या के हाथों से पूरी होती थी। और हर बीतते दिन के साथ ये आदत सिर्फ रुद्र की नहीं, आर्या के दिल की भी बनती जा रही थी, जिसे वो मानने से डर रही थी। अगले दिन शाम का वक्त, नायरा का रूम। ड्रेसिंग टेबल के सामने रखे बड़े से शीशे में उसका चेहरा साफ दिख रहा था। लाल फोड़े अभी भी थे, बस दर्द अब कम हो गया था। वो आईने में खुद को देखते हुए बार बार गहरी सांस ले रही थी। उसके अंदर का गुस्सा अब दर्द से ज्यादा तेज था। आशा जी पास वाले सोफे पर बैठी थी, हाथ में दवा की ट्यूब थी। नायरा ने अचानक आईने से नजर हटाई और माँ की तरफ देखा। नायरा, माँ, क्या आपको नहीं लगता वो नौकरानी आर्या कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रही है? आशा जी ने भौहें चढ़ाईं। किस बात में? नायरा ने होंठ भींचे, आवाज में जलन साफ थी। नायरा, रुद्र भाई के पास रोज रात उनके कमरे में जाती है, कभी कॉफी, कभी मसाज, जैसे उसका हक हो। आशा जी कुछ पल चुप रहीं, फिर उनके चेहरे पर वही पुरानी सख्ती लौट आई। आशा जी, हाँ, मैंने भी नोटिस किया है। एक नौकरानी होकर इतनी छूट, इतना करीब जाना, ये ठीक नहीं है। नायरा का चेहरा और सख्त हो गया। नायरा, माँ, वो जानबूझकर ऐसा कर रही है। पहले मेरी बातें सुनती थी, अब जैसे उसे किसी की परवाह ही नहीं। और भाई भी कुछ कहते नहीं।
आशा जी ने दवा का ढक्कन बंद किया और उठकर खड़ी हो गईं। उनकी आवाज में ठंडापन था। आशा जी, नायरा, ऐसे लोगों को अगर समय रहते उनकी औकात न दिखाई जाए तो वो सिर पर चढ़ जाते हैं। नायरा की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। नायरा, तो आप कुछ करेगी ना, माँ? आशा जी ने हल्की सी तिरछी मुस्कान दी। आशा जी, फिक्र मत करो, कल ही मैं उसे याद दिला दूंगी कि वो क्या है और उसकी जगह क्या है। नायरा ने राहत की सांस ली। उसने फिर से आईने में खुद को देखा। चेहरा खराब था, पर आंखों में वही पुराना घमंड अब भी जिंदा था। नायरा मन में, थोड़ा इंतजार कर आर्या, ये घर तुम्हारा नहीं है और ये सब तुम्हारा हक भी नहीं। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे आने वाले तूफान की आहट साफ सुनाई दे रही थी। दूसरी तरफ रुद्र अपने केबिन में फाइलों में डूबा हुआ था। टेबल पर फैली रिपोर्ट्स, लैपटॉप की स्क्रीन और कीबोर्ड पर चलती हुई उंगली। कुणाल अंदर आया, हाथ में एक फोल्डर था। कुणाल, सर, ये रही पार्टी की कोट। मिस्टर कुकरेजा की पार्टी का टाइम हो गया है। रुद्र ने घड़ी की तरफ देखा, फिर फाइल बंद की। ठीक है, चलो। कुछ ही देर में वो रेडी होकर ऑफिस से निकल गया। ब्लैक टैक्सूडो, जेल से सेट बाल, हमेशा की तरह परफेक्ट। कार में बैठ वो निकल गया। शीशे के बाहर शहर की लाइट्स भाग रही थीं, लेकिन उसका मन कहीं और था। कार एक मार्केट एरिया से गुजरी। तभी अचानक रुद्र की नज़र सड़क किनारे एक छोटी सी दुकान पर पड़ी। रंग बिरंगी चूड़ियों से सजी हुई। उसकी आंखें वहीं ठहर गईं। रुद्र, गाड़ी रोको। ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक लगाया। कुणाल चौंक कर रुद्र की तरफ देखने लगा। कुणाल, सर। रुद्र बिना कुछ कहे कार से उतर गया और सीधे उस दुकान की तरफ बढ़ गया। कार में बैठे कुणाल और ड्राइवर एक दूसरे को देखने लगे। ड्राइवर धीरे से, साहब, चूड़ी की दुकान में क्यों गए? कुणाल भौहें चढ़ाकर, पता नहीं, बॉस और चूड़ी शॉप, ये कॉम्बिनेशन नया है। इधर दुकान के अंदर रुद्र खड़ा था। कांच के काउंटर पर सजी चूड़ियां, हरी, लाल, नीली, सुनहरी, हर रंग जैसे किसी एहसास को छू रहा था। तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज गूंज गई। छन छन, आर्या की कलाई में बंधी चूड़ियों की आवाज। जब वो उसके सिर में तेल लगाती थी, जब उसकी उंगलियां बालों में चलती थीं, और हर हल्की सी हरकत पर चूड़ियां बोल उठती थीं। रुद्र की आंखें अपने आप नर्म हो गईं। रुद्र मन में, कितना सुकून मिलता है उस आवाज से, जैसे सारा तनाव अपने आप उतर जाता हो। उसने याद किया, आर्या हमेशा साड़ी में, कलाई में सस्ती मगर साफ सुथरी चूड़ियां, कभी ज्यादा नहीं, बस उतनी की आवाज हो। दुकानदार ने ध्यान दिया। दुकानदार साहब, किस टाइप की चूड़ियां दिखाऊं? शादी के लिए या गिफ्ट? रुद्र कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, रुद्र, उसे चूड़ियां पहनना पसंद है। ज्यादा चमकीली नहीं, सिंपल, जो रोज पहनी जा सके। दुकानदार मुस्कुरा दिया। उसने हल्के रंगों की चूड़ियां निकाली। मैरून, हरा, हल्का सुनहरा। रुद्र ने ध्यान से देखा, जैसे हर चूड़ी में वो उसी की कलाई देख रहा हो। रुद्र मन में, आर्या को चूड़ियां पहनना पसंद है और मुझे उनकी आवाज। उसने एक सेट उठाया। दिल में अजीब सा सुकून उतर आया, जो किसी बड़ी डील से भी कभी नहीं मिला था। बाहर कार में बैठे कुणाल ने दूर से देखा। रुद्र बिल पकड़ रहा था। कुणाल धीरे से, लगता है बॉस बदल रहे हैं। और रुद्र, बिना ये जाने कि कब आर्या की सादगी उसकी आदत और उसकी कमजोरी दोनों बन चुकी थी। गाड़ी में बैठ वो चूड़ी को संभालकर सीट पर रख देता है। चलो, रुद्र ने कहा। आर्या अपने छोटे से कमरे में थी। दिन भर की थकान उसके बदन में उतर चुकी थी, फिर भी उसकी आंखों में नींद नहीं थी। खिड़की के बाहर अंधेरा फैल चुका था, हवाएं धीमी थीं और राठौड़ मैंशन की गलियों में सन्नाटा उतर आया था। वो पलंग के किनारे बैठी घड़ी की तरफ देखने लगी। आर्या मन ही मन, अभी तक वो घर नहीं आया, आज देर हो गई है। एक पल के लिए उसके मन में अजीब सा ख्याल आया, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को झिड़क दिया। आर्या खुद से, चलो, मुझे क्या, ना वो मेरा है, ना मुझे उसके आने न आने से फर्क पड़ना चाहिए।
वो उठी, बत्ती बंद की और बिस्तर पर लेट गई। कमरे में हल्की सी पीली रोशनी थी। आंखें बंद करते ही उसके ज़हन में पिछले कुछ दिनों की तस्वीरें घूमने लगीं। नायरा का टूटा हुआ घमंड, आशा जी की खामोशी, अर्जुन राठौड़ की बदनामी और रुद्र की बदली बदली नजरें। आर्या के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। आर्या मन में, यहाँ का काम तो लगभग हो ही गया है। उसकी मुस्कान धीरे धीरे गंभीर होती चली गई। आंखों के पीछे छुपा अंधेरा और गहरा हो गया। आर्या खुद से, धीमी आवाज में, अब वक्त है आर्या के असली दुश्मनों से मिलने का। उसके दिमाग में नाम उभरे, एक के बाद एक, चेहरे, आवाजें, धोखे। और वो रात जिसने आर्या को खत्म किया था, उसकी मुट्ठी अपने आप भींच गई। आर्या मन में, आर्या कमजोर थी या शायद भरोसा ज्यादा कर बैठी थी, लेकिन अध्या नहीं। उसने करवट बदली, तकिए में चेहरा छुपाते हुए गहरी सांस ली। आर्या, अब कोई जल्दबाजी नहीं, हर चाल सोच समझ कर चलेगी। एक एक करके सबका हिसाब होगा। कुछ पल के लिए रुद्र का चेहरा भी उसकी आंखों के सामने आ गया। उसकी आंखें, उसकी खामोशी और वो सुकून जो उसकी हेड मसाज में छुपा होता था। आर्या की भौहें तन गईं। आर्या खुद से सख्ती से, नहीं, ये रास्ता नहीं है। भावनाएं कमजोरी बनती हैं। उसने खुद को संभाला, दिल की धड़कन को काबू में किया। आर्या मन में, मेरा मकसद साफ है, बदला और इंसाफ। थकान अब सच में हावी हो चुकी थी। पलकें भारी होने लगीं। आर्या आखिरी सोच, कल से नया खेल शुरू होगा। और उसी सोच के साथ आर्या नींद की आगोश में चली गई, बिल्कुल शांत, लेकिन उस शांति के नीचे एक तूफान तैयार हो रहा था। रात के लगभग 1 बज रहे थे। राठौड़ मैंशन के बड़े दरवाजे के खुलने की धीमी सी आवाज आई। रुद्र अंदर दाखिल हुआ, कदम लड़खड़ाते हुए, लेकिन होश पूरी तरह खोया हुआ नहीं। उसके एक हाथ में छोटा सा पैकेट था, कागज में लिपटा हुआ। चूड़ियों का पैकेट। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, लेकिन अपने कमरे की दिशा में जाने के बजाय अनजाने ही उसके कदम सर्वेंट क्वार्टर की ओर मुड़ गए। उसका दिल तेज धड़क रहा था। दिमाग शराब के हल्के नशे में था और दिल अजीब तरह से साफ था। वो आर्या के कमरे के सामने रुका, एक पल झिझका, फिर धीरे से दरवाजा खोला। कमरे में हल्की सी पीली रोशनी थी। आर्या गहरी नींद में थी, चेहरा शांत, सांसें बराबर, जैसे दुनिया की सारी साजिशों से बेखबर। रुद्र बस उसे देखता रहा, काफी देर तक। रुद्र मन में, इतनी तकलीफ, इतना डर और फिर भी इतनी शांति। वो अंदर आया और दरवाजा धीरे से बंद कर दिया। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसके जूतों की हल्की आवाज से आर्या की नींद टूट गई। उसने आंखें खोली और कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक एक हाथ उसके होठों पर आ गया। रुद्र धीमी आवाज में, शश, मैं हूँ। आर्या की आंखें फैल गईं। उसने रुद्र को सामने देखा, आंखें थोड़ी भारी, सांसों में शराब की हल्की सी गंध। आर्या धीरे लेकिन सख्त, सर, आपने शराब पी रखी है? रुद्र ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। रुद्र, हाँ, थोड़ी सी, आज पार्टी में गया था, वहीं पी ली। आर्या उठकर बैठ गई। उसका दिल तेज धड़कने लगा। आर्या, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर किसी ने देख लिया तो। रुद्र ने उसकी बात काट दी। रुद्र, किसी ने नहीं देखा, सब सो रहे हैं। वो पलंग के पास खड़ा था और आर्या उससे नजरें चुराने की कोशिश कर रही थी। कुछ सेकंड की खामोशी छा गई। फिर रुद्र ने अपने हाथ में पकड़ा पैकेट खोला। कागज की सरसराहट कमरे में गूंज गई। आर्या ने पैकेट की तरफ देखा, उसकी आंखों में सवाल था। आर्या, ये क्या है, सर? रुद्र ने बिना जवाब दिए धीरे से कहा। रुद्र, अपना हाथ दो। आर्या चौंक गई। आर्या, सर, ये ठीक नहीं है, आप नशे में हैं। रुद्र की आवाज पहली बार थोड़ी भारी हुई। रुद्र, मैं नशे में जरूर हूँ, पर बेहोश नहीं, और मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। वो एक पल रुका, फिर बेहद नरमी से बोला, रुद्र, प्लीज, बस अपना हाथ दो। आर्या का दिल जोर से धड़का। वो हिचकिचाई, फिर धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। रुद्र ने पैकेट से चूड़ियां निकालीं। साधारण नहीं थी, हल्की हरी और सुनहरी रंग की।
जो पीली रोशनी में चमक रही थीं। उसने बहुत ध्यान से एक एक करके चूड़ियां आर्या के हाथ में पहनानी शुरू की। चूड़ियों की हल्की सी छन छन कमरे में गूंज उठी। आर्या का हाथ कांप रहा था। आर्या धीमी आवाज में, आप ये क्यों कर रहे हैं, सर? रुद्र की उंगलियां एक पल के लिए रुक गईं। उसने आर्या की आंखों में देखा। रुद्र, क्योंकि जब तुम सिर दबाती हो और ये चूड़ियां बजती हैं ना, तो मुझे सुकून मिलता है। आर्या की सांस अटक गई। आर्या, ये आपकी आदत नहीं बननी चाहिए। रुद्र ने आखिरी चूड़ी पहनाते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा। रुद्र, शायद बहुत देर हो चुकी है। चूड़ियां पहन चुकी थीं। रुद्र ने धीरे से आर्या का हाथ छोड़ा, लेकिन कुछ सेकंड तक उसकी उंगलियां हवा में ही ठहरी रहीं। दोनों के बीच खामोशी थी, भारी, गहरी और उलझी हुई। आर्या ने अपना हाथ वापस खींच लिया। आर्या, संभल कर, आपको अपने कमरे में जाना चाहिए, सर। रुद्र ने सिर हिलाया, जैसे किसी सपने से जाग रहा हो। रुद्र धीरे, हाँ, शायद जाना चाहिए। अध्या राणा की सजा। वहां से जाने के लिए रुद्र ने एक कदम आगे बढ़ाया। नशे और भावनाओं का बोझ उसके कदमों में लड़खड़ाहट ले आया। अगले ही पल उसका संतुलन बिगड़ा और वो सीधे बेड पर आर्या के ऊपर आ गिरा। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि आर्या को संभलने का मौका ही नहीं मिला। उनकी सांसें आपस में टकराईं और उसी टकराव में दोनों के होंठ छू गए। एक सेकंड के लिए वक्त थम गया। आर्या की आंखें फैल गईं। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा रुद्र सुन लेगा। आर्या हकलाते हुए, सर, लेकिन रुद्र ने पीछे हटने के बजाय अनजाने में उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया और आर्या को किस करने लगा। थोड़ी देर बाद आर्या को जब सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो रुद्र उससे अलग हुआ और बोला। उसकी आवाज भारी थी, टूटी हुई, लेकिन बेहद सच्ची। रुद्र धीमे स्वर में, माफ करना, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। वो अलग होने की कोशिश करता है, लेकिन उसी पल आर्या की उंगलियां अनजाने में उसके कुर्ते को पकड़ लेती हैं। दोनों ठिठक जाते हैं। आंखें मिलती हैं और उस नज़र में न डर होता है, न सवाल, सिर्फ दबी हुई भावनाएं। रुद्र फिर से झुकता है, इस बार धीरे, बेहद संभल कर। उसका स्पर्श पूछता है, जबरदस्ती नहीं करता। आर्या कुछ नहीं कहती, बस आंखें बंद कर लेती है। और यही उसकी इजाजत थी। रुद्र उसके माथे को छूता है, फिर गाल और फिर होंठ। पहले वो ठिठकी रहती है, जैसे यकीन नहीं कर पा रही हो कि ये वही रुद्र है जो हमेशा उसे नज़रअंदाज करता रहा। लेकिन फिर उसका दिल जवाब देता है। वो भी धीरे से उसी एहसास में शामिल हो जाती है। कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई शब्द नहीं थे, बस दो लोग थे जो बहुत देर से अपने अपने डर में कैद थे। रुद्र का माथा आर्या के माथे से टिका हुआ था। रुद्र फुसफुसाकर, पता नहीं मैं कब से तुम्हारे पास आना चाहता था। आर्या की सांस कांप गई। आर्या धीमे स्वर में, तो फिर इतनी देर क्यों की? इस सवाल का रुद्र के पास कोई जवाब नहीं था। उसने बस आर्या को अपनी बाहों में खींच लिया, उसके नेक में अपना चेहरा प्रेस करते हुए उससे स्मेल करने लगा। इस बीच उसने अपनी पकड़ आर्या की कमर पर मजबूत कर दी। रुद्र की गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस करते ही आर्या की पूरी बॉडी सिहर गई और उसकी पकड़ रुद्र के बॉडी पर कस गई। और आर्या की आंखें सेंसेशन की वजह से अपने आप बंद हो गई। रुद्र ने एक नज़र आर्या को देखा और फिर उसकी गर्दन पर वेट किसेस करने लगा। जैसे ही रुद्र ने आर्या की बॉडी को लिक किया, उसकी आंखों में नशा भर गया। नशा आर्या को अपना बनाने का, नशा आर्या को अपनी हक देने का। रुद्र अपने हाथों को आर्या के कंधे पर ले गया और उसकी साड़ी को पिन से फ्री करके उसके कंधे से नीचे कर दिया। उसने अपने हाथों से साड़ी के पल्लू को अपनी जगह से हटाया। उसके बीच उसने एक भी पल के लिए अपने वेट किसेस नहीं रोकी थी। वही आर्या ने जैसे ही अपनी फ्रंट बॉडी पर ठंडी हवा महसूस की, उसका ध्यान अपनी साड़ी पर गया जो कि रुद्र ने उसके कंधे से हटा दिया था। पर तभी रुद्र ने उसकी नेक पर लीक करते हुए वहां सक करना भी शुरू कर दिया। ओम मम रुद्रा, प्लीज प्लीज। आर्या सेंसेशंस की वजह से उठी। उसके हाथ रुद्र के बालों में एक बार फिर से चले गए। रुद्र ने अपने सिर को ऊपर उठाया अपने और आर्या के कपड़े जमीन पर फेंक दिया।
आर्या के चेहरे को एक नज़र देखा और फिर खुद की बॉडी को सेट करते हुए अपने लोअर पार्ट को उसकी बॉडी में धीरे धीरे इंसेट करने लगा। आर्या के पूरे शरीर में दर्द और पील यूरोएबलर यो से भर गई। उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद निकलती हुई उसके बालों में गुम हो गई। रुद्र आर्या की सेंसुअल आवाज सुन रुद्र आर्या के पास आया और उसके होठों पर अपने होठों को रखते हुए खुद को जेंटली उसके अंदर इंसेट करने लगा। आर्या की दर्द भरी आवाजें उसके मुंह में ही रह गई। उसके हाथ रुद्र की बैक पर कस गए और साथ ही उसके होंठ रुद्र के होठों को बाइट करने लगे। रुद्र ने जैसे ही खुद को हाफ आर्या के अंदर महसूस किया, उसने एक हाथ से आर्या की थाइस को सहलाया और एक झटके से खुद को पूरा अंदर कर दिया। आर्या पानी की मछली की तरह एक पल के लिए पूरी कांप गई, पर अगले ही पल आर्या ने उसे शांत करते हुए कहा, आर्या खुद को लूज करो, आराम से, तब दर्द नहीं होगा। जैसे ही रुद्र ने आर्या को थोड़ा रिलैक्स पाया, उसने आर्या के कमर पर अपने हाथ रखे और खुद को धीरे धीरे मव करने लगा। आर्या की सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थी, साथ ही उसकी चूड़ी की खन खन सिसकियों को अपनी धुन दे रही थी। रुद्र की आंखों सेंसेशन से भर गई। आर्या के इतने पास आकर उसकी पूरी बॉडी गुस्बम से भर गए थे। वो इस पल में बस खो गया था। चांद की रोशनी में दोनों के बदन चमक रहे थे। दोनों ही एक दूसरे में खुद महसूस कर पा रहे थे। और रात और गहरी हो चुकी थी, और उस खामोशी में जहां शब्द बेकार हो गए थे, उनकी कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। कुछ एहसास कहने के लिए नहीं होते, सिर्फ महसूस किए जाते हैं। और उसी एहसास के साथ रात ने बाकी जवाब अपने भीतर समेट लिए। अगली सुबह जब आर्या की आंख खुली तो कमरे में अजीब सी खामोशी थी। बेड का एक हिस्सा खाली था, लेकिन तकिए और चादर में अब भी रुद्र की गर्माहट बसी हुई थी। उसका दिल एक पल को डूब गया। वो उठकर बैठ गई। उसके बदन पर रुद्र की शर्ट थी, थोड़ी बड़ी, उसकी खुशबू से भरी हुई। उस शर्ट को देखकर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन अगले ही पल एहसास हुआ, रुद्र यहाँ नहीं है। पता नहीं क्यों उसे बुरा लगा, इतना बुरा कि सीने में हल्का सा दर्द उठ गया। वो बिना कुछ सोचे बाथरूम में चली गई। ठंडे पानी से चेहरा धोया, खुद को संभालने की कोशिश की। आईने में खुद को देखा। चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में उलझन और डर साफ झलक रहा था। ये क्या था, वो खुद से सवाल करती है। और अब क्या होगा? फ्रेश होकर बाहर आई तो देखा घड़ी काफी आगे बढ़ चुकी थी। आज उसे उठने में देर हो गई थी, और ये बात इस घर में कभी माफ नहीं की जाती। वो जल्दी जल्दी बाहर निकलकर हॉल की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने हॉल में कदम रखा, छपाक, एक तेज थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। आर्या का सिर एक तरफ झुक गया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही आशा जी की तीखी आवाज गूंजी। आशा जी गुस्से से कांपती हुई, तू 2 टके की नौकरानी, तेरी इतनी हिम्मत। आर्या ने सिर उठाकर देखा। आशा जी की आंखों में नफरत और अपमान की आग जल रही थी। आशा जी, मेरे बेटे के सपने देखने लगी है तू? सोचा क्या एक नौकरानी इस घर की बहू बन जाएगी? आर्या के होंठ कांपने लगे। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द गले में अटक गए। आर्या धीमे, टूटी आवाज में, मालकिन, मैंने। आशा जी बीच में काटते हुए, चुप, तेरी जुबान चलाने की औकात नहीं है। आशा जी ने झटके से आर्या का हाथ पकड़ा। उसकी पकड़ में न कोई ममता थी, न इंसानियत। वो आर्या को घसीटती हुई दरवाजे की तरफ ले गईं। हे गाइस, एक छोटी सी इन्फो, इस स्टोरी के 25 जोड़ पार्ट्स टेलीग्राम स्टोरी चैनल पर अवेलेबल हैं, और आगे के पार्ट्स भी वहीं कंटिन्यू होते रहते हैं। सिर्फ यही नहीं, वहां आपको मेरे 6 जोड़ चैनल्स की स्टोरीज भी मिलेंगी, जिनके आगे के पार्ट्स भी वहीं अपलोड होते हैं। साथ ही कई और फ्रेश और इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी अवेलेबल हैं। कमेंट सेक्शन में लिंक दिया है, ज्वाइन करके पिन्ड मैसेज ज़रूर चेक कर लेना। तो गाइस, अगर आप स्टोरी मिस नहीं करना चाहते तो एक बार जरूर ज्वाइन करें। अब वापस चलते हैं कहानी की तरफ। आशा जी, इस घर में तेरे जैसे लोग सिर्फ काम करने आते हैं, हक जताने नहीं। दरवाज़ा खुला
और अगले ही पल आशा जी ने आर्या को राठौर मैंशन से बाहर धकेल दिया। आर्या जमीन पर गिर गई। आर्या वैसे ही बैठी रही। उसका गाल जल रहा था, लेकिन उससे ज्यादा उसका दिल। आंखों से आंसू बहने लगे। खामोश, बेआवाज। यही है तुम्हारी सजा अध्या राणा। वो मन ही मन बुदबुदाए। इश्क करने की नहीं, इंसान समझे जाने की गलती की है तुमने। तूने सोच कैसे लिया रुद्र राठौर जैसा इंसान कभी अपने से लो स्टैंडर्ड लड़की को अपनाएगा। उसने तेरा इस्तेमाल किया है और ये अपमान यूं ही खत्म नहीं होगा। बाहर लॉन में आर्या जमीन पर बैठी थी। एक हाथ से उसने अपना गाल थाम रखा था, दूसरा हाथ कांप रहा था। आंसू बिना आवाज किए उसकी आंखों से गिर रहे थे, जैसे रोने का हक भी उससे छीन लिया गया हो। उसी वक्त तेज कदमों की आवाज आई। आर्या बेटा। बबीता आंटी भागती हुई उसके पास आई। आर्या को इस हाल में देखकर उनका कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने तुरंत आर्या को अपने सीने से लगा लिया। बबीता कांपती आवाज में, मेरी बच्ची, क्या कर दिया इन लोगों ने। आर्या कुछ बोल नहीं पाई, बस बबीता आंटी के आंचल को कसकर पकड़ लिया, जैसे डूबते हुए इंसान को तिनके का सहारा मिल गया हो। बबीता आंटी ने उसके गाल पर हाथ फेरा। थप्पड़ का लाल निशान साफ दिख रहा था। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, वहां अब आग थी। वो सीधी उठी और अंदर हॉल की तरफ बढ़ गईं। आशा जी अभी भी गुस्से में खड़ी थीं। बबीता दृढ़ आवाज में, मालकिन, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आशा जी ने हैरानी से बबीता की तरफ देखा। बबीता, आप भी जानती हैं, रुद्र सर ने आर्या से शादी की है। कोई जबरदस्ती नहीं थी, कोई धोखा नहीं था। आशा जी तमतमाई। बबीता बोलती चली गई। जब आपकी इज्जत पर बात आई थी ना मालकिन, तब बिना कुछ पूछे आपने इस लड़की को बहू बना लिया। तब याद नहीं आया था कि आर्या काली है, अनपढ़ है, नौकरानी है। आशा जी का चेहरा लाल हो गया। आशा जी चीखते हुए, बबीता, तेरी इतनी हिम्मत, एक नौकर होकर मुझसे जुबान लड़ा रही है। हॉल में सन्नाटा छा गया। बबीता आंटी एक पल के लिए चुप रहीं, फिर उन्होंने सिर सीधा किया, और पहली बार उनकी आवाज में डर नहीं, ऐलान था। बबीता, हाँ, आज जुबान लड़ा रही हूँ। आशा जी शौक में थीं। बबीता भावुक लेकिन मजबूत, क्योंकि आज मैं सिर्फ नौकर नहीं हूँ, आज मैं एक माँ हूँ। उन्होंने उंगली से बाहर बैठी आर्या की तरफ इशारा किया। बबीता, जिस बच्ची को आपने बिना सुने, बिना समझे घर से निकाल दिया, वो मेरी बेटी है। आशा जी कुछ बोलने वाली थीं, लेकिन बबीता ने उन्हें मौका ही नहीं दिया। बबीता कांपती आवाज में, मैंने इसे सड़कों से उठाया था, भूखी, डरी हुई, टूटी हुई। मैंने इसे बेटी बनाकर पाला, और आपने इसे गालियां और थप्पड़ दिए। उनकी आंखें भर आईं, लेकिन आवाज अब भी मजबूत थी। बबीता, आज से मैं आपके घर में काम नहीं करूंगी, न मैं, न मेरी बेटी। आशा जी हंसने लगी, एक ठंडी, घमंडी हंसी। आशा जी, बहुत अच्छा, एक नौकरानी और एक गिरी हुई लड़की। जाओ, देखती हूँ बाहर कैसे जियोगी। बबीता आंटी ने गहरी सांस ली। बबीता आंखों में आंसू, आवाज में श्राप, और जाते जाते एक माँ की बद्दुआ लेती जाओ मालकिन। पूरा हॉल सन्न रह गया। बबीता, जितना आपने मेरी बेटी को रुलाया है, उतना आप सब अपनी खुशी के लिए तरसोगे। उन्होंने कोई चीख नहीं मारी, कोई बदतमीजी नहीं की, बस सच बोल दिया। फिर वो मुड़ी। कुछ ही देर में उन्होंने अपना और आर्या का थोड़ा सा सामान एक बैग में रखा। बाहर आई, आर्या का हाथ थामा। आर्या ने उस घर को पीछे मुड़कर देखा, जहां उसे बहू नहीं, इंसान भी नहीं माना गया। बबीता आंटी ने उसके सिर पर हाथ रखा। बबीता धीमे लेकिन यकीन से, डर मत बेटा, जो सच के साथ होता है, भगवान उसके साथ होता है। दोनों बिना पीछे देखे राठौर मैंशन से निकल गईं। दोनों चलते चलते एक मंदिर आ गए। मंदिर की सीढ़ियों पर आर्या और बबीता आंटी चुपचाप बैठी थीं। घंटी की हल्की सी आवाज हवा में घुली हुई थी। शोर से दूर, इस सन्नाटे में आर्या का दिल पहली बार खुलकर रोने को तैयार था। कुछ देर तक दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। फिर आर्या ने टूटती हुई आवाज में पूछा, आर्या आंटी, आपने मेरे लिए अपना काम क्यों छोड़ दिया?
उसने सिर झुका रखा था, जैसे डर रही हो कहीं जवाब सुनने के बाद वो अकेली न रह जाए। बबीता आंटी ने उसे देखा। उनकी आंखों में थकान थी, पर उससे ज्यादा ममता। बबीता आंटी धीरे से, तेरे लिए क्यों छोड़ा? उन्होंने आर्या के सिर पर हाथ रखा। बबीता, क्योंकि तू मेरी बेटी है। आर्या ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। बबीता, और बेटी के लिए कुछ छोड़ना कुर्बानी नहीं होती, फर्ज होता है। आर्या की आंखें भर आईं। आर्या कांपती आवाज में, पर आंटी, आपका रोजगार, आपका सब कुछ, मैं तो। बबीता आंटी हल्का सा मुस्कुराईं। बबीता, तू सोचती है मैं सिर्फ तुझे बेटी कहती हूँ। उन्होंने अपना हाथ आर्या के दिल पर रखा। बबीता, नहीं बेटा, मैंने तुझे माना है। दिल से। उनकी आवाज भारी हो गई। बबीता, जहाँ मेरी बेटी की इज्जत नहीं, वहाँ मैं कैसे रह सकती हूँ? चाहे वो महल हो या झोपड़ी। आर्या की आंखों से बांध टूट गया। वो अचानक बबीता आंटी के गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी। आर्या सिसकते हुए, आंटी, पहली बार किसी ने मेरे लिए ऐसा किया है, बिना किसी मतलब के। बबीता आंटी ने उसे कसकर पकड़ा। बबीता भावुक होकर, रो ले बेटा, आज जितना रोएगी उतना हल्का हो जाएगा दिल। उन्होंने आर्या के बालों में हाथ फेरा, जैसे माँ बच्चे को सुलाती है। बबीता, तेरे साथ जो हुआ गलत था, बहुत गलत। आर्या ने उनका आंचल कसकर पकड़ लिया। आर्या, मुझे लगा था मैं अकेली हूँ, पर आप। बबीता आंखों में आंसू, अब तू कभी अकेली नहीं है। जब तक मेरी सांस है तेरे साथ खड़ी रहूंगी। 4 साल बाद, आधे घंटे बाद आर्या की रुलाई धीरे धीरे थम गई थी। आंखें लाल थीं, सांसें अब भी कांप रही थीं, लेकिन दिल का बोझ कुछ हल्का जरूर हुआ था। वो बबीता आंटी से अलग हुई, अपनी हथेलियों से आंसू पोंछे और चुपचाप उन्हें देखने लगी। बबीता आंटी ने उसके चेहरे की तरफ देखा, वो नज़र जो कुछ कहना चाहती थी पर शब्द ढूंढ रही थी। थोड़ी देर बाद आर्या ने बहुत धीमी, डरी सी आवाज में कहा, आर्या, आंटी। उसकी आवाज भर आ गई। वो फिर रुक गई। आर्या हिम्मत जुटाकर, क्या मैं आपको माँ बुला सकती हूँ? एक पल के लिए वक्त जैसे थम गया। बबीता आंटी की आंखें फैल गईं। होंठ कांपने लगे। वो कुछ बोल नहीं पाईं। आर्या की आवाज और भी छोटी हो गई। आर्या, अगर आपको बुरा लगे तो मत कहिएगा, मैं जबरदस्ती नहीं। इतना सुनते ही बबीता आंटी ने आर्या का चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। बबीता कांपती आवाज में, बुरा, मुझे बुरा लगेगा। उन्होंने आर्या को फिर से अपने सीने से लगा लिया। बबीता, बेटा, ये शब्द सुनने के लिए मैंने सारी जिंदगी इंतजार किया है। आर्या की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। आर्या रोते हुए धीमे से, माँ, ये एक शब्द नहीं था, ये एक रिश्ता था जो जन्म से नहीं, किस्मत से मिला था। बबीता आंटी ने उसके सिर को चूमा। बबीता, हाँ बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। और तू मेरी बेटी। कुछ पल बाद आर्या थोड़ा पीछे हटी। उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने गहरी सांस ली। आर्या धीमे लेकिन साफ स्वर में, माँ, मैंने आपसे काफी कुछ छुपाया है। बबीता आंटी ने उसके हाथ थाम लिए। बबीता, अगर कुछ छुपाया है तो उसकी कोई वजह होगी। आर्या, मुझे डर था कि अगर सच पता चला तो आप भी। वो वाक्य पूरा नहीं कर पाए। बबीता आंटी ने उसका हाथ और कसकर पकड़ा। बबीता मजबूती से, जो भी सच है बेटा, कह दे। तेरी माँ हूँ मैं, सच से नहीं डरती। आर्या ने बबीता आंटी का हाथ थामा। आर्या शांत लेकिन भरोसे से, ठीक है माँ, चलिए मेरे साथ। कुछ देर बाद दोनों एक बड़े, सन्नाटे में डूबे भव्य से मैंशन के सामने खड़ी थीं। ऊंचा गेट, सफेद दीवारें और अजीब सी खामोशी। बबीता आंटी ने हैरानी से इधर उधर देखा। बबीता, बेटा, क्या अब हम यहाँ काम करेंगे? आर्या के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। आर्या, पहले अंदर चलिए माँ। दोनों अंदर आईं। पूरा घर खाली था, न कोई नौकर, न कोई आवाज। बबीता आंटी के चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। बबीता, यहाँ तो कोई भी नहीं है। इतना बड़ा घर और सन्नाटा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा बेटा। आर्या ने उनका हाथ और कसकर पकड़ लिया। आर्या, माँ,
मैं आपको अपना एक सच बताने वाली हूँ। आइए। वो उन्हें बाथरूम की ओर ले गई। बबीता आंटी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बबीता घबराकर, बेटा, ये किसका घर है? मुझे डर लग रहा है। आर्या ने दरवाजा बंद किया और आईने के सामने खड़ी हो गई। आर्या नरमी से, माँ, डरने वाली बात ये नहीं कि ये घर किसका है। मैं हूं ना, तो फिर डर किस बात का? बबीता आंटी कुछ समझ नहीं पाई। आर्या ने सिंक खोला, पानी लिया और अपने चेहरे पर डालने लगी। पानी गिरते ही काले रंग की परत धीरे धीरे बहने लगी। एक बार, फिर दूसरी बार। आईने में चेहरा बदल रहा था। कुछ ही पलों में वो काला रंग पूरी तरह उतर चुका था। अब आईने में एक बेहद सुंदर, तेजस्वी, गोरे रंग की लड़की खड़ी थी। बबीता आंटी की आंखें फैल गईं। उनके मुंह से शब्द ही नहीं निकले। बबीता कांपती आवाज में, ये कौन है? आर्या ने गहरी सांस ली। आर्या भारी लेकिन सच्ची आवाज में, माँ, ये मैं हूँ। बबीता आंटी पीछे की तरफ लड़खड़ा गईं। आर्या ने तुरंत उन्हें थाम लिया। बबीता, न नहीं, तू तो। उनकी आंखों में डर भी था और हैरानी भी। आर्या, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला माँ, बस पूरा सच नहीं बताया। बबीता आंटी ने फिर से आईने में देखा, फिर आर्या को। बबीता आंखों में आंसू, तो फिर इतने साल तू ये सब क्यों? आर्या की आंखें नम हो गईं। आर्या, क्योंकि ये दुनिया सच से नहीं, दिखावे से प्यार करती है माँ। और कुछ सच इतने सस्ते होते हैं कि उन्हें छुपाना ही जिंदगी बन जाता है। आपसे मिलने से पहले मैंने खुद को बचाने के लिए ये काला रंग का सहारा लिया था। बाथरूम की खामोशी में सिर्फ एक माँ का कांपता दिल और एक बेटी का छुपा हुआ सच सांस ले रहा था। आर्या ने आईने से नजर हटाई और धीरे धीरे बबीता आंटी की तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में अब मासूमियत नहीं, एक ठहराव था, ऐसा ठहराव जो बहुत कुछ सहकर आता है। आर्या गंभीर आवाज में, माँ, ये पहला सच था, अब दूसरा सच सुनिए। बबीता आंटी अभी भी सदमे में थीं। उनका दिमाग मानने को तैयार ही नहीं था कि जिस लड़की को वो अब तक सहमी सी, दबकर जीने वाली समझती रहीं, वो इतनी अलग भी हो सकती है। आर्या और माँ, आज से हम यहीं रहेंगे। बबीता आंटी चौंक पड़ी। बबीता घबराकर, यहाँ पर बेटा, इस घर का मालिक कहाँ है? हम ऐसे किसी के घर में कैसे रह सकते हैं? काम करने आए हैं तो मालिक से पूछे बिना। आर्या ने हल्की सी मुस्कान के साथ उनकी बात बीच में काट दी। आर्या शांत लेकिन दृढ़, माँ, इस घर का मालिक सामने ही खड़ा है। बबीता आंटी ने हैरानी से उसे देखा। बबीता, क्या मतलब? आर्या ने एक एक शब्द बहुत साफ और ठोस तरीके से कहा। आर्या, राणा मैंशन की मालिक मैं हूँ। कुछ पल के लिए जैसे बबीता आंटी की सांस ही रुक गई। बबीता हकलाते हुए, तू ये मजाक है न बेटा? आर्या ने सिर हिलाया। नहीं। आर्या, नहीं माँ, और आज से आप भी इस घर की मालकिन हैं। बबीता आंटी की आंखें भर आईं। बबीता, पर मैं तो बस एक नौकरानी हूँ बेटा, मैं कैसे? आर्या ने उनके हाथ अपने हाथों में ले लिए। आर्या भावुक लेकिन मजबूत, नहीं माँ, आज से आप कोई काम नहीं करेगी। अब आपके लिए लोग काम करेंगे। बबीता आंटी पूरी तरह टूट सी गईं। कन्फ्यूजन, डर, खुशी सब कुछ एक साथ उमड़ पड़ा। बबीता रोते हुए, जिस आर्या को मैं जानती थी, वो तो सीधी साधी, मासूम सी बच्ची थी। और अब जो मेरे सामने खड़ी है, वो कोई और ही लग रही है। आर्या की आंखें भी नम हो गईं, पर उसकी आवाज स्थिर थी। आर्या, माँ, मैं वही हूँ, बस हालात ने मुझे चुप रहना सिखाया था, और जिंदगी ने मजबूत होना। वो एक पल रुकी, फिर धीरे से बोली, आर्या, मैं जानती हूँ अभी ये सब बहुत अजीब लग रहा है। आपके मन में 1000 सवाल होंगे। उसने बबीता आंटी को अपने सीने से लगा लिया। आर्या धीमे स्वर में, पर यही सच है माँ, और अब इस सच से भागने का वक्त नहीं, इस सच के साथ जिंदगी जीने का वक्त है। बबीता आंटी की सिसकियां धीरे धीरे थमने लगीं। आज पहली बार उन्हें लग रहा था जिस बेटी को उन्होंने टूटते देखा था, वो अब खुद को जोड़ चुकी है। 4 साल बाद राणा मैंशन आज पहले से कहीं ज्यादा जीवित लग रहा था।
सफ़ेद संगमरमर की सीढ़ियों पर पड़ती सुबह की धूप, दीवारों पर लगी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स और बाहर खड़ी लग्जरी गाड़ियों की कतार, सब कुछ इस बात की गवाही दे रहा था कि इस घर की मालकिन अब सिर्फ नाम की नहीं, बल्कि रुतबे की भी रानी बन चुकी है। डाइनिंग हॉल में बबीता जी कुर्सी पर बैठी थीं। उनके चेहरे पर वही ममता थी, पर अब आंखों में चिंता कम और सुकून ज्यादा था। सामने खड़ी थी आर्या, अब सिर्फ आर्या नहीं, आर्या राणा। सिंपल लेकिन एलिगेंट सूट, खुले बाल, आंखों में आत्मविश्वास। जिस लड़की ने कभी खुद को काले रंग के पीछे छुपाया था, आज वही लड़की मैगजीन कवर और बिजनेस मीटिंग्स की पहचान बन चुकी थी। बबीता मुस्कुराते हुए, इतनी बड़ी मीटिंग है और तू नाश्ता छोड़ रही है। आर्या हल्की मुस्कान के साथ, माँ, इंटरनेशनल डील साइन होने वाली है, थोड़ा नर्वस तो बनता है। बबीता देवी उठकर उसके माथे पर चपत लगाती है। बबीता, नर्वस और तू नर्वस तो बेचारे वो लोग होंगे कि आज हिटलर के साथ उनकी मीटिंग है। आर्या मुंह बनाकर बोली, आप मेरी माँ है, आपको मेरी साइड होना चाहिए ना कि उन लोगों की। वो दिनों बात कर ही रहे थे कि एक मेड आई, मैम वो रुद्राक्षी बेबी नहीं उठ रही हैं। आर्या ने नामे सिर हिलाया और वो एक रूम की तरफ बढ़ गई। आर्या हल्के कदमों से कमरे के अंदर आई। कमरे में बच्चों की मासूम खुशबू बसी हुई थी, दीवारों पर कार्टून बने थे, खिलौने सलीके से रखे थे और खिड़की से आती धूप पूरे कमरे को नर्म सा उजाला दे रही थी। एक बेड पर एक 4 साल का लड़का स्कूल यूनिफॉर्म में बैठा था, टाई थोड़ी ढीली, जूते पहनकर भी पैर हवा में झुला रहा था। दूसरे बेड पर 4 साल की लड़की गहरी नींद में थी, बिखरे बाल, मासूम चेहरा और होंठों पर हल्की सी मुस्कान। आर्या ने कमर पर हाथ रखकर लड़का को देखा। आर्या, माँ वाला प्यार जोड़ हल्की सख्ती। अंश बेटा, अपनी बहन को क्यों नहीं उठाया? अंश ने तुरंत मासूम सा मुंह बना लिया। अंश शिकायती लहजे में, माँ, मैं कब से बोल रहा हूँ। रुद्राक्षी सुनती ही नहीं है। मैंने कहा उठो, स्कूल जाना है। फिर कहा लेट हो जाएगा। फिर कहा मैं तुम्हारी चॉकलेट खा लूंगा। तब भी नहीं उठी। आर्या मुस्कुरा दी। आर्या, अच्छा, और तुमने ये आखिरी वाला हथियार कब चलाया? अंश, सबसे पहले ही, माँ। आर्या हंस पड़ी। वो धीरे से रुद्राक्षी के पास बैठ गई और उसके बालों में उंगलियां फिराने लगी। आर्या नर्म आवाज में, रुद्राक्षी बेटा, उठो मेरी जान, सूरज भी जाग गया है। कोई हरकत नहीं। अंश ने आंखें घुमा ली। अंश, देखा माँ, मैंने बोला था ना, ये बहुत आलसी है। आर्या ने अंश को देखा। आर्या, अंश, बहन के लिए ऐसे नहीं बोलते, आपकी छोटी बहन है। अंश तुरंत सफाई देते हुए, माँ, मैं आलसी नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ सच बता रहा हूँ और वैसे भी सिर्फ 2 मिनट छोटी है। आर्या ने होंठ दबाकर हंसी रोकी। फिर उसने रुद्राक्षी के कान के पास झुककर धीरे से कहा, आर्या शरारती अंदाज में, अगर 5 मिनट में नहीं उठी ना, तो आज तुम्हारी पसंद की चॉकलेट शेक हम सब मिलकर पी जाएंगे। बस इतना सुनते ही रुद्राक्षी की आंखें झट से खुल गईं। रुद्राक्षी आंख मलते हुए, नहीं नहीं माँ, मैं उठ गई, देखो। अंश ने जीत की मुस्कान के साथ माँ की तरफ देखा। अंश, मैंने कहा था ना, ये सिर्फ खाने से डरती है। रुद्राक्षी ने तुरंत तकिए से अंश पर वार कर दिया। रुद्राक्षी, चुप करो, तुम बहुत बोलते हो। दोनों की नोक झोंक शुरू हो गई। आर्या दोनों को देखती रही। उसकी आंखों में एक अलग सी नमी थी, पर चेहरे पर सुकून। आर्या हल्की सख्ती में, बस अब दोनों शांत। 10 मिनट में नीचे नाश्ता होना चाहिए। अंश, तुम्हारा स्कूल बस आने वाली है। अंश फौरन बेड से कूद गया। अंश, यस माँ, आज मुझे टीचर ने मॉनिटर बनाया है। रुद्राक्षी जलन से, हर दिन मॉनिटर बनने की बात करता है। अंश ने जीभ दिखा दी। आर्या ने दोनों को अपने पास खींच लिया, एक हाथ अंश के सिर पर, दूसरा रुद्राक्षी के गाल पर। आर्या धीमे स्वर में, तुम दोनों मेरी ताकत हो, और मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी। बाहर से बबीता जी की आवाज आई। बबीता जी। आर्या, बच्चे उठ गए क्या? नाश्ता ठंडा हो जाएगा। आर्या ने आवाज दी। हाँ माँ, आ रहे हैं। अंश रूम से बाहर निकल गया और आर्या रुद्राक्षी को बाथरूम में ले गई।
15 मिनट बाद स्कूल बस की आवाज़ गेट के बाहर सुनाई दी। अंश और रुद्राक्षी दोनों अपने अपने बैग टांगे भागते हुए बाहर गए। आर्य ने दरवाजे पर खड़े होकर आखिरी बार हाथ हिलाया और बस के ओझल होते ही जैसे दिल का एक हिस्सा रोज की तरह उनके साथ चला गया। पीछे से बबीता आंटी की आवाज़ आई। वो मुस्कुरा रही थी, पर उस मुस्कान में माँ वाला गर्व भी था और हल्की सी नमी भी। बबीता आंटी, देख आर्य, 4 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। ऐसा लगता है कल ही तो तूने मेरे हाथों में बच्चों को रखा था, और आज देख दोनों स्कूल जाने लगे। आर्य ने गहरी सांस ली। उसकी नज़र अभी भी सड़क पर टिकी थी। आर्य धीमे स्वर में, हाँ माँ, मुझे भी यही लगता है। जब मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, तो मैं बहुत डर गई थी। आर्य हल्का सा मुस्कुरा दी, पर आंखें भीग गईं। आर्य, सब कुछ नया था माँ, जिंदगी से पहले ही बहुत कुछ झेल चुकी थी। सोचती थी मैं कैसे करूँगी ये सब, कैसे 2 जिंदगियों की जिम्मेदारी उठाऊंगी। अगर मैं अच्छी माँ नहीं बन पाई तो। बबीता आंटी ने आर्या का हाथ थाम लिया। आर्या की आंखों से आंसू गिर पड़े। आर्या, और जिस दिन दोनों बच्चे पहली बार मेरे हाथ में आए, ना जाने कैसे मेरा सारा डर गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे जिंदगी ने मुझे मेरी वजह दे दी हो। वो पल भर रुकी, फिर बबीता आंटी की तरफ देखकर बोली, आर्य भर्राए आवाज में, आज मेरी दुनिया बस यही है, मेरे बच्चे और आप। बबीता आंटी ने उसे अपने सीने से लगा लिया। बबीता आंटी, और मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ ये देखकर कि जिस लड़की को मैंने टूटी हुई हालत में पाया था, आज वही इतनी मजबूत माँ बन गई है। आर्या, अगर आप मेरे साथ नहीं होती ना माँ, तो शायद मैं खुद को कभी नहीं ढूंढ पाती। बबीता आंटी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। बबीता आंटी, अब बस इतना याद रख, तू अकेली कभी नहीं थी और आगे भी नहीं होगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग गाइज, मिलते हैं सून दूसरे स्टोरी में। टेक केयर, बाय।